हेलो डियर, आपको पता है कि डेली रात के 9 बजे आप सभी ANM 10,709 पोस्ट पर जो बहाली निकला है, रात के 9 बजे डेली जो है 50 क्वेश्चन का मिक्स वीडियो डलता है। ये 50 क्वेश्चन आपको सभी तरह के जो है आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। बट अभी हम जो तैयारी कर रहे हैं, डेली डाल रहे हैं 50 क्वेश्चन, यह आपके ANM के स्पेशल है। ठीक है, ANM जो बिहार के वैकेंसी निकला है करेंट में 10,709 पे, उसके लिए तैयारी चल रहा है। तो जो लोग भी देखने वाले हैं, प्लीज़ अगर आप लोग देखते हैं तो एक शेयर ज़रूर लगाइए ताकि सब लोग को इसका फ़ायदा पहुंच सके। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। अब आपके सामने है, कहता है स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया था। तो ये कल के वीडियो में भी आया था। तो आपको पता है 2 सितंबर नहीं, ठीक है, 15 अगस्त नहीं, 2 अक्टूबर 2013 नहीं, आपको पता होना चाहिए 2 अक्टूबर 2014 में ये चीज़ें हुआ था महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर। ठीक है। दूसरा है शिशु, इन्फेंट के बारे में ट्रू क्या है, मतलब शिशु जो आपको पता होना चाहिए। अगर नियोनेट्स होगा, नियोनेट्स नवजात शिशु होता है तो वह 0 से 28 दिन होता है। लेकिन अगर शिशु का बात कहेगा इन्फेंट का, तो वह 0 से 1 साल होता है। टोडलर कितना होता है, 1 से 3 साल। ठीक है, याद रखने को 0 से 28 दिन नियोनेंटल, समझ गए, जन्मजात नवजात शिशु। 3 है पैरिया जो है किस ऑर्गेन्स के डिजीज है, दांतों का, पेरिनियम का, आगे देखिए बाल का, पीठ का। तो पैरिया हमारे दांत का जो है समस्या है, दांतों का। ठीक है। चौथा है आँखों की सफाई, इनर कैंटस से आउटर कैंटस की ओर करनी चाहिए, आउटर कैंटस से इनर कंडेस की ओर करनी चाहिए, किसी भी क्रम में की जा सकती है, महीना में 1 बार करनी चाहिए। जब भी हम आँख की सफाई करते हैं तो हमें जो है अंदर से बाहर की तरफ सफाई करनी चाहिए। अब कितना लोग होता है सीधा बाहर से लेके अंदर तक जो है साफ़ करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाहर का जो संक्रमण होगा आसपास, पहले अगर आप बाहर टच करेंगे तो बाहर वाला संक्रमण अंदर चला जाएगा। तो इसलिए कभी भी अंदर से बाहर की तरफ साफ़ करें, जिससे अंदर वाला पहले साफ़ हो जाएगा फिर बाहर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है। 5वां है, कहता है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। आपको पता है हर एक वीडियो में जो है आपको 1 डे 2 डे वाला क्वेश्चन हम ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक न एक क्वेश्चन आपके फिक्स है, आएंगे ही एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है। तो वर्ल्ड डाउन डे सिंड्रोम कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 मार्च, 28 मार्च, 12 अक्टूबर, 14 नवंबर। तो हमको यहाँ पे बताना है, तो आपको पता होना चाहिए डाउन सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम का संख्या बढ़ता है, तो यह जो है 21 मार्च राइट आंसर होगा, वर्ल्ड डाउन डे सिंड्रोम। ठीक है। नेक्स्ट है नर्सेज की एग्जाइटिंग कंडीशन में, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग कंडीशन में सुधार करने के उद्देश्य से किस कमेटी का गठन किया गया। नर्सेज की एग्जिस्टिंग कंडीशन में सुधार के उद्देश्य से किस कमेटी का जो है गठन किया गया। सरोजनी वर्धपन कमेटी, भोर कमेटी, करतार सिंह कमेटी और रामनारायण कमेटी। तो नर्सेज की एग्जिस्टिंग जो है कंडीशन में सुधार के लिए सरोजनी वर्धपन कमेटी का जो है गठन किया गया। ओके। 7वां है निम्न ब्लड ग्रुप बी के बारे में क्या कथन सही है। तो केवल इसमें केवल ए एंटीजन पाया जाता है, जो कि गलत है। ए एंटीजन तो ए वाले ब्लड पर न पाया जाएगा, तभी तो उससे ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। एंटीजन से ही तो ब्लड का ग्रुप निर्धारण होता है ना। किसी जो हीमोग्लोबिन है आरबीसी के सतह पर जिस ग्रुप का एंटीजन रहता है वही उसका जो है ग्रुप हो जाता है। तो अगर ए वाला एंटीजन रहेगा तो वह ए ग्रुप होगा, बी एंटीजन है मतलब बी ग्रुप है, तो यही तो राइट आंसर होगा इसका। ठीक है। यह केवल ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है, गलत बातें हैं। ठीक है। इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, गलत, कोई भी एंटीजन नहीं होगा तो ओ हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक है। ए के बारे में भी बता चुके हैं। 8वां निम्न में से देख लीजिए एग्रेनोसाइट की प्रकार WBC है। देखिए निम्न में से एग्रेनुलोसाइट प्रकार की WBC क्या है। एग्रेनुलोसाइट प्रकार की WBC कौन है? न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल। तो बताना है। तो जो हमारा मोनोसाइट है वह हमारा एग्रेनुलोसाइट प्रकार की WBC है, याद रखिएगा। 9वां है मानव शरीर में कौन सा अंग जो है प्यूटरी ग्लैंड पर कंट्रोल करता है। तो प्यूटरी ग्लैंड जो कि पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, हाइपोथैलेमस, यकृत, आइरिस, किडनी। तो इसको जो है हाइपोथैलेमस जो है कंट्रोल करता है। ठीक है। 10वां है अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा सीक्रेट प्रोलैक्टिन हार्मोन का कार्य क्या है। माय डियर, आप पहले इस चीज़ को समझिए। आप लोग
तो एक क्वेश्चन में दो चीज़ समझिए, एक है कि अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा क्या स्रावित होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो अगर आपसे ये भी तो एक चीज़ क्या समझ में आया कि जो प्यूटरी ग्लैंड है, प्यूटरी ग्लैंड में दो भाग है, एक पोस्टेरियर एक एंटेरियर। पोस्टेरियर मतलब जो है आपके, एंटेरियर मतलब आगे वाला, पोस्टेरियर मतलब पीछे वाला, ठीक है। तो अग्र जो पीयूष ग्रंथि है मतलब एंटेरियर भाग से जो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है सीक्रेट होता है वह किस कार्य के लिए होता है, तो आपको पता होना चाहिए। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है फीमेल में दूध के स्राव को प्रेरित करता है, ठीक है। जब फीमेल के ब्रेस्ट में जब दूध जो है आने लगता है तो दूध को सीक्रेट करने का काम कौन करता है, यही प्रोलैक्टिक हार्मोन जो है दूध को क्या करता है, प्रेरित करता है, जिससे जो है महिला को जो है दूध सीक्रेट हो पाता है। चीज़ों को समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे माय डियर आप लोग देखिए आगे के क्या प्रश्न है आपको मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न है आपके सामने 11 नंबर, निम्न में से ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल एलिमेंट कौन है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन। तो ब्लड क्लॉटिंग में सबसे महत्वपूर्ण कैल्शियम होता है, ठीक है। एलिमेंट पूछ रहा है तत्व, इसलिए कैल्शियम, ठीक है। 12 है, निम्न में से कौन सा छिद्र, छिद्र मतलब कहिए तो एस्फिंक्टर पर व्यक्ति की इच्छा शक्ति का कंट्रोल होता है, मतलब इनमें से कौन से एस्फिंक्टर पर व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है इच्छा शक्ति से। कार्डियक एस्फिंक्टर, मिट्रल वाल्व, एक्सटर्नल एंड एस्फिंक्टर, देख लीजिए एस्फिंक्टर, कुस्पिडिक वाल्व और ट्राइस्पिडिक वाल्व। तो माय डियर ट्राइस्पिडिक वाल्व हो, मिट्रल वाल्व हो, कार्डियक वाल्व हो, इस पर व्यक्ति अपना कंट्रोल इच्छा शक्ति से नहीं रख सकता है। बाकी जो एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल जो हमारा एनल, एनल मतलब क्या है, गुद्दा, गुद्दा वाला जो आपका एस्फिंक्टर है, इस पर जो है कंट्रोल जो है हम लोग रख सकते हैं। तो ये चीज़ों को आपको समझना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप लोग देखते होइएगा जब आपको मल जो है मालूम देता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से लगता है तो आप अड़ के रखते हैं ना, तो वो अड़ते हैं किस कारण से, वो एस्फिंक्टर के कारण ही जो है आप अड़ के रख पाते हैं, ना तो सीधा मल निकल जाएगा। जिसका अगर देखते हुए बुढ़ापा में काम नहीं करता है तो बेड पर ही जो है मल मूत्र त्याग देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे चलते 13 नंबर, अम्लीय पदार्थों का पीएच मान क्या होता है। तो अम्लीय रहेगा तो 7 से कम होगा, ठीक है, 7 से क्या होगा, कम होगा। और बात रहेगी आपके 7 से जो है आपके कम होंगे, याद रखिएगा। और अगर क्षारीय कहेगा, बेस वाला कहेगा तो 7 से जो है क्या होगा, अधिक होगा। 7 से क्या होगा, अधिक होगा तो क्षारीय होगा, 7 से जो है कम होगा तो अम्लीय होगा, ठीक है, और 7 होगा तो न्यूट्रल होगा। 14 है, ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाला कौन सा ऑर्गेन सेम के बीज के आकार का होता है, मतलब लाइक ए सेम के आकार का कौन सा होता है, किडनी, यूट्रस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। बताते हैं आपको, यहाँ पे देख लीजिए। तो पीयूष हृदय, तो आपको पता होना चाहिए पीयूष ग्रंथि मटर के शेप में होता है, पी शेप में। हार्ट हमारा बंद मुट्ठी के समान होता है, यूट्रस है और यहाँ पे किडनी है, ठीक है। तो किडनी जो है हमारा वह जो है किस सेम के बीज के आकार जो है जैसे होता है, ठीक है, आकार में होता है। तो किडनी हो गया। 15 है, दस्त रोग में मृत्यु का प्रमुख कारण क्या होता है, मतलब किसी को दस्त होता है तो उसमें प्रमुख कारण जो है क्या चीज़ होता है। तो प्रमुख कारण उल्टी, पेट में दर्द, निर्जलीकरण, सुस्ती। इनमें से प्रमुख कारण क्या है जिसके कारण व्यक्ति को दस्त होता है और मृत्यु हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है इसमें आपका है ऑप्शन नंबर सी, निर्जलीकरण। बहुत ज़्यादा दस्त होता है, दस्त का मतलब होता है कि उल्टी के साथ में बहुत ज़्यादा जो है पेट से पानी निकलना मल के द्वारा, ठीक है। तो यही दस्त चलता है और दस्त में व्यक्ति को शरीर में बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है, जिसे निर्जलीकरण कहते हैं और जिससे मृत्यु तक होने का कारण होता है। 16 नंबर है, निम्न में से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बैकबोन किसे माना जाता है। आप लोगों को पता है कि होम विजिट को जो है आपको बैकबोन जो है माना जाता है, ठीक है ना। गृह मुलाकात को जो है परिचर्या की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, याद है। चलिए आगे चलते हैं। 17 है, इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस सेवा के लिए कितने नंबर पर डायल किया जाता है। आप लोग को पता होगा 108, 105, 116, 100, ठीक है। तो इमरजेंसी में अगर एम्बुलेंस बुलाना हो तो कितने नंबर पर कॉल करते हैं, 108 नंबर, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से 108 नंबर, ठीक है। आगे 18 नंबर है, एक पेशेंट को रिफ़र करते समय कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को निम्न सावधानी रखनी चाहिए। अगर एक पेशेंट को रेफ़र किया जा रहा हो तो एक CHO को कौन सी बातें को ध्यान में रखनी चाहिए। पेशेंट को हमेशा रेफरल पर्ची के साथ ही भेजें, ये बात सही है। बेहतर उपचार की अधिक आवश्यकता वाले रोगी को रेफ़र करना चाहिए, बातें सही है, ये भी बातें सही है।
रेफर करने से पूर्व पेशेंट को सभी आवश्यक उपचार देना चाहिए, बिल्कुल सही है, यानी टोटल के टोटल सही है, टोटल ध्यान में रखनी चाहिए। अब आगे है, कहता है एक सब सेंटर यानी उप केंद्र कितने के जनसंख्या में होता है? 1000 से 1500, 8000 से 10,000, 3200 से 32,000 से 37,000 और 3000 से 5000। तो आप लोगों को पता है कि एक सब सेंटर जो होता है वह 3000 से 5000 के जनसंख्या पे होता है, ठीक है। 20 नंबर देखिएगा, देश के अनुमानित जो है सकल जन्म दर क्रूड बर्थ रेट कितना है? क्रूड बर्थ रेट हमसे जो है पूछ रहा है 18, 26, 47, 08। तो ऑप्शन नंबर ए वाला है 18, ठीक है। हो सकता है अभी थोड़ा सा घटा बढ़ा होगा, समझ गए ना, तो इसलिए आपको ध्यान में दे देना है, सर्च करके देख लीजिएगा कि अभी CBR क्रूड बर्थ रेट कितना है देश का अनुमानित, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग ये मत कहिएगा कि ये जो है गलत है, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा सर्च करके, क्योंकि ये डेटा चेंज होते रहता है। 21 नंबर है माय डियर, देख लीजिए, मिजल्स से ग्रसित चाइल्ड को आइसोलेट करना चाहिए, ठीक है। करना किस लेवल के प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है? तो अगर मान गए किसी बच्चे को मिजल्स हुआ है तो सबसे पहला उसका यही कर्तव्य आपको बनता है कि आप उसे आइसोलेट कर दें, मतलब सबसे अलग रखें, ठीक है। आइसोलेट रखें मतलब पृथकीकरण करें। अब इससे होगा क्या कि मान गए अगर शुरुआती अवस्था में ही आप उसे जो है आइसोलेट कर दीजिएगा, चूँकि यह एक वायरल होता है, ठीक है। मिजल्स क्या है? एक वायरल है। अब ये वायरल जो है वायरस के द्वारा होता है, मान गए आप इसको अगर छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? फैलेगा सब में और बच्चे सबको जो है क्या करेगा? दिक्कत पहुंचाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? इन बातों को जो है ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करनी चाहिए कि प्राइमरी लेवल में ही, मतलब प्रथम समय में ही, लक्षण में ही जो है आइसोलेट कर देना चाहिए जिससे गंभीर ना हो। 22 नंबर का है माय डियर, बहुत शानदार प्रश्न है। कहता है कि हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के दौरान निम्न में से कौन सा वेस्ट ब्लू कलर में डालना चाहिए, ठीक है। मतलब ब्लू जो है कलर के बिन में डालना चाहिए। वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल जो कि पढ़ा चुके हैं रेड वाला में, वेस्ट शार्प नीडल, ठीक है, एनाटॉमिकल बॉडी पार्ट आपको पता है पीला वाला में, नो इन्फेक्टियस सबस्टांस जैसे फलों के छिलके। तो ब्लू वाला में जो है हम लोग नुकीले सामान को, शार्प वाले नीडल वाले नुकीले सामान को डालते हैं, याद रखना है, ठीक है, नीडल वगैरह, इंजेक्शन वगैरह। आगे चलिए देखते हैं। 23 नंबर है, हेपेटाइटिस बी की जो है उद्भवन अवधि कितनी होती है? तो हेपेटाइटिस बी की जो उद्भवन अवधि है 5 से 6, 1 से 2, 10 से 12 वर्षों तक, कुछ महीनों से लेकर 60 से 80 दिन। तो हेपेटाइटिस बी के लक्षण दिखने में 60 से 80 दिन यानी 2 से 3 महीने लग सकते हैं, ठीक है। आगे है 24 नंबर, देश में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन की शुरुआत कब हुई? यानी EPI इसको सीधा कहा जाता है, 1978 इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, EPI 1978। 25 है, निम्न में से रोगाणुजनित रोग का एग्जाम्पल, रोगाणुजनित मतलब रोगाणुजनित रोग का उदाहरण कौन है? खसरा, ठीक है, रीनल फेलुअर, स्कर्वी, हीमोफीलिया। तो देख लीजिए, खसरा आपका रोगाणुजनित रोग है जो रोगों सूक्ष्म जीवों से फैलता है, बाकी आपका किडनी फेल है, स्कर्वी है, हीमोफीलिया, ये सब अलग रोग है, ठीक है। 26 है, कहता है अपकार स्कोरिंग सिस्टम में कुल कितने लक्षण एक्सेस किए जाते हैं? कुल कितने लक्षण एक्सेस किए जाते हैं? तो आपको पता है कि इसमें, तो आप डिटेल में पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा कि अपकार में जो है 5 चीज़ों को जो है जांच परख किया जाता है। कुल इसमें 0 और 1 और 2 अंक, यह 3 अंक का इस्तेमाल किया जाता है, और कुल जो योग होना चाहिए वह 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 27 है, अपकार स्कोरिंग सिस्टम में एक नवजात का मिनिमम स्कोर कितना हो सकता है? 0, 1, ठीक है, 0, 1, 2, 3। तो आपको पता होना चाहिए कि 0 से लेकर जो है आपको 10 तक के अंक शामिल है, तो मिनिमम जो है 0 और अधिकतम 10 हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 28 नंबर है, निम्न में से 9 माह की एज पर कौन सी वैक्सीन नहीं लगाई जाती है? विटामिन ए, PVC, MR, DPT और MR, DPT, हाँ वही है, देख लीजिए। तो 9 माह की एज पर विटामिन लगाया जाता है, PC भी लगाया जाता है, वही है। उसके बाद है MR भी लगाया जाता है, लेकिन DPT का वैक्सीन नहीं लगाया जाता है, ठीक है, याद रखने को इसको। 29 नंबर का है, बहुत शानदार है, BCG क्या है? BCG एक वैक्सीन का प्रकार है, सही है। एक कंट्रासेप्टिव डिवाइस है, गलत है। यह एक डिसइंफेक्शन की विधि है, यह भी गलत है। बुखार के उपचार हेतु काम में ले जाने वाली दवाई, यह भी गलत है। तो BCG TB का टीका है जो कि एक वैक्सीन है, ओके।
30 नंबर है यहाँ पे देखिएगा, टीबी की रोकथाम हेतु लगाई जाने वाली वैक्सीन का पूरा नाम क्या है। बीसीजी का पूरा फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो बैसिलस कॉलमेंट ग्यूरिन यही राइट आंसर होगा। बैसिलाई कॉलमेंट ग्यूरिन, बी आंसर इसका राइट होगा, ठीक है। बीसीजी का फुल फॉर्म बहुत पूछता है, देख लीजिए। 31 नंबर है, निम्न में से नवजात में पाई जाने वाली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से संबंधित जन्मजात विकृतियां क्या है। यहाँ पे पूछ रहा है कि नवजात शिशु में जो है कोई भी परिसंचरण तंत्र या हृदय तंत्र से संबंधित जन्मजात रोग कौन है जो नवजात में हो सकता है। इसोफेगल एट्रेसिया, पाइलोरिक स्टेनोसिस जो कि आपका वास्कुलर रोग नहीं है, हृदय रोग नहीं है, ठीक है। स्पाइना बाइफिरा, हाइड्रोसेफलिस ये भी आपका ना है, ये नर्वस सिस्टम का रोग है। पेंडेक्ट डक्टस आर्टरियोक्लेरोसिस एवं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्टेड, यह राइट आंसर है, जो कि चाइल्ड हेल्थ में आप लोग पढ़े होंगे तो पता है कि पीडीए, ठीक है, इसको हम लोग पीडीए कहते हैं और इसको वीएसडी कहते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्टेड पेंडेक्ट डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है। यही दो रोग जो है आप, और भी इसमें दो रोग है, लेकिन इससे जो है हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियोवास्कुलर जन्मजात रोग कहते हैं हृदय का, ठीक है। एपी देख लीजिए यहाँ पे, एपिस्पेडियास एवं हाइपोएस्पेडियास, ये भी हमारा नहीं है रोग, ठीक है, बाकी वही बी सी आंसर है। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर, देख लिए, बहुत शानदार है। निम्नलिखित में से बच्चों में नाइट ब्लेंड होने का प्रमुख कारण। विटामिन सी का जो है डिफिशियंसी, गलत। विटामिन ए का डिफिशियंसी, सही है आंसर। विटामिन बी का डिफिशियंसी, गलत। बाकी तो आप लोग समझते हैं कि किससे क्या होता है। 33 है, मासिक चक्र की मेंस्ट्रुएशन फेज की अवधि होती है, मतलब एक मासिक चक्र की जो मेंस्ट्रुअल जो फेज होता है इससे कितने दिन का, 3 से 5 दिन, 9 से 10 दिन और 12 से 14 दिन, 20 से 12। तो आपको पता है जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, मेंस्ट्रुअल फेज का जो अवधि होता है 3 से 5 दिन तक चलता है, ठीक है, जिसे श्राविक फेज भी कहते हैं। निम्नलिखित में से 5 वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है। तो आपको पढ़ा चुके हैं, दस्त रोग, निमोनिया, खसरा, छोटी माता, तो आपको बता चुके हैं निमोनिया इज द राइट आंसर, ठीक है। 5 वर्ष से कम में सबसे ज़्यादा कारण है। 35 है, नर में पेनिस का लंबे समय तक इरेक्ट रहना क्या कहलाता है। माय डियर, अगर कोई पुरुष है उसके पेनिस में अगर लंबे समय तक एरिक्शन रहता है, मतलब टाइटनेस रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, यह वेजिनमिसिस, गलत हो जाएगा, वजीना से रिलेटेड है। डिस्पेरिनिया, यह भी गलत है। प्रियापिज्म, यह देख लीजिए, और क्रिप्टोमेनोरिया, तो आपका राइट आंसर होगा प्रियापिज्म, ठीक है। प्रीप्रिज्म मतलब इरेक्ट रहना पेनिस का लंबे समय तक, ठीक है। 36 नंबर है, देख लीजिए, निम्न में से किस पेयर में मेल एवं फीमेल द्वारा, देख लीजिए, निम्न में से किस पेयर में मेल एवं फीमेल द्वारा यूज लिए जाने वाले कंट्रासेप्टिव डिवाइस इंक्लूड है। कहता है निम्न में से किस पेयर में मेल एवं फीमेल द्वारा यूज लिए जाने वाला कंट्रासेप्टिव डिवाइस इंक्लूड है। माला एंड कॉपर टी, ठीक है, ए है और ए है, ठीक है, उसके बाद ए है और ए है, तो आपको पता होना चाहिए ए जो है मेल के द्वारा और यह फीमेल के द्वारा लिया जाता है। तो मेल और फीमेल के द्वारा लिया जाने वाला दोनों जो है कंट्रासेप्टिव पिल है, यही पेयर सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे निम्न में से नरबंधता मेल इनफर्टिलिटी का कारण क्या है। मतलब पुरुष बांझपन या पुरुष जो है इनफर्टिलिटी का क्या कारण होता है। क्रिप्टोकिज्म और काइटिस, एजुएस्पर्मिया और ऑल ऑफ द एबोव, और यह सब समस्या है, ठीक है, ये सब समस्या है पुरुषों का, और यह जो है मेल इनफर्टिलिटी का कारण बनता है सभी के सभी। 38 है, माला एन की पैकेट में कंट्रासेप्टिव पिल्स की कुल संख्या कितनी होती है। कंट्रासेप्टिव पिल्स की संख्या कितनी है, 28 है, 30 है। आगे देखते हैं हम लोग कितनी है, 21 है, 7 है। तो कंट्रासेप्टिव पिल होते हैं 21 और आयरन की गोलियां होते हैं 7, कुल 28 गोलियां होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 39 है, माता एवं उसके भ्रूण के मध्य O2 है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है। साधारण, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सक्रिय गमन, एमनियोस्टेसिस, और तो यही है, ठीक है। तो एक माता और उसके पल रहे बच्चे फीटस भ्रूण के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान जो होता है वह सिंपल डिफ्यूजन के जरिए, साधारण विसरण के जरिए होता है, ठीक है, याद रखिएगा।
40 नंबर है, बच्चों में समान कैपिलरी रिफिल समय कितना है? 1 सेकेंड से कम, 3 सेकेंड से कम, 5 सेकेंड से कम एंड 7 सेकेंड से कम। तो 3 सेकेंड से कम जो है बच्चों में कैपिलरी रिफिल टाइम होता है, नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम होता है, ठीक है। 41 नंबर है, देख लीजिए, प्रेगनेंसी के दौरान जो है यूट्रस का आकार क्या होता है? तो बढ़ता है, घटता है, न घटता है न बढ़ता है, कुछ महिलाओं में बढ़ता है जबकि कुछ में घटता है। तो ऐसा नहीं होता है, प्रेगनेंसी के दौरान जो है बढ़ता है यूट्रस का आकार, ठीक है, चाहे कोई भी महिला हो। नहीं बढ़ेगा तो बच्चा कैसे पलेगा? 42 है, प्लेसेंटा प्रीविया का अर्थ क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया का अर्थ क्या है? प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले अत्यधिक वोमिटिंग जो कि महिला के स्वास्थ्य पर निगेटिव इफेक्ट डालती है, यह गलत है, ठीक है। वह स्थिति जिसमें प्लेसेंटा लोअर यूटेराइन सेगमेंट में आरोपित हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्लेसेंटा का समय पूर्व से पृथक हो जाना, तो ये चीज़ें हैं। और वह स्थिति जिसमें निषेचित अंडा जो है यूटेराइन कैविटी के अलावा अन्य किसी स्थान पर आरोपित होते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जिसमें निषेचन के बाद अंडा जो है यूटेराइन कैविटी से न होकर अलग जगह पर जो है आरोपित हो जाते हैं, तो वह इक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है। बाकी प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है वह यही होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वह यूट्रस के निचले वाले भाग में आरोपित हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 43 नंबर है, निम्न में से ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का कारण नहीं है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का कारण का मतलब समझ रहे हैं? ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब होता है अवरुद्ध होना, ठीक है। तो निम्न में से अवरुद्ध प्रसव का कारण नहीं है। कौन सा? बड़े आकार का फीटस, पेल्विक का नैरो होना, चेहरा, गर्भ प्रस्तुति और एंटीवर्टेड यूट्रस। तो एंटीवर्टेड यूट्रस जो है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का जो है कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर फीटस का आकार बड़ा हो जाएगा तो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, पेल्विक का नैरो हो जाएगा तो यह भी होगा, चेहरा जो है गर्भ प्रस्तुति में चेहरा आ जाएगा तो यह ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का कारण होगा, बट एंटीवर्टेड यूट्रस जो है कारण नहीं होता है। आगे चलिए। 44 नंबर है, सूतिका अवस्था के दौरान महिला को दी जाने वाली एडवाइस में शामिल नहीं है। तो सूतिका अवस्था के दौरान पेरिप्यूनियम के दौरान महिला को दी जाने वाली एडवाइस कौन सी नहीं है? पर्याप्त आराम की सलाह, शुरुआती 6 महीने नवजात को केवल स्वयं का दूध पिलाने की सलाह, प्रसव पश्चात व्यायाम करने में सलाह, ठीक है। अपने नियोनेट को 4 बीच के इंटरवल पर टीटी की 2 वैक्सीन जो है लगाना। तो माय डियर, आपको पता है कोई भी वैक्सीन, खासकर टीटी का वैक्सीन 4 वीक मतलब 1 महीने के अंदर में 2 टीका नहीं लगता है, ठीक है। 2 टीका के बीच जो है आपके कम 1 महीने के अंतराल होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि टीटी 4 वीक के इंटरवल पर जो है टीटी का 2 वैक्सीन बच्चे में लगा देना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, बच्चे में 2 लगेगा टीटी का, ठीक है। 45 नंबर है, निम्न में से प्रेग्नेंट वोमेन में यूज ली जाने वाली एंटी हाइपरटेंसी दवा क्या है? एंटी हाइपरटेंसी मतलब जो बीपी को कम करता है। मैग्नीशियम सल्फेट, लैसिक्स, निफेडिफिन, ठीक है, और पेथिडीन। तो पेथिडीन जो है आपको याद रखिएगा, इनमें से जो महिला द्वारा, प्रेग्नेंट वोमेन के द्वारा जो उपयोगी दवा है वह है निफेडिपिन, ठीक है। निफेडिपिन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। 46 है, NHFS। NHFS की फुल फॉर्म है, क्या चीज़ है इसमें फुल फॉर्म? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नियोनेटल एंड फीटल हेल्थ सर्विस, नेशनल फूड एंड हेल्थ सर्वे, नेशनल फूड हेल्थ सर्वे, ठीक है। तो NHFS की फुल फॉर्म क्या है? तो NHFS की फुल फॉर्म जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFHS याद रखिएगा। 47 है, कहता है निम्न में से फीटल के खोपड़ी, भ्रूण के खोपड़ी में पाए जाने वाला अग्र फ्रंटले का निर्माण किस सूचर द्वारा होता है? फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर, सेजाइटल सूचर, उपरोक्त में से सभी। तो जो बच्चा है, भ्रूण जो है उसके खोपड़ी में जो अग्र फ्रंटल का निर्माण होता है वह सभी सूचर से होता है, इस तीनों सूचर से, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 48, एक महिला में लेबर की 3rd स्टेज के दौरान होने वाली मुख्य घटना क्या है? लोअर यूटेराइन सेगमेंट का निर्माण, प्लेसेंटा का पृथक होना एवं बाहर निकलना, यही राइट आंसर है। सर्विक्स की पूरी तरह विस्तारित हो जाना, उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो है बी आंसर सही होगा। प्लेसेंटा का पृथक होना और बाहर निकलना, यह 3rd स्टेज का आपका जो है यही होता है डिलीवरी में। 2 स्टेज में बच्चा निकलता है बाहर, 1st स्टेज में दर्द वगैरह शुरू होता है, पेन शुरू होता है, तो यही 3 स्टेज होता है, ठीक है।
49 नंबर है, कहता है ऑक्सीपिटो एंटीरियर स्थिति के बारे में सत्य कथन क्या है। ऑक्सीपिटो एंटीरियर स्थिति के बारे में सत्य क्या है। इस स्थिति में फीटस का ऑक्सीपिट पेल्विस के पश्च में अर्थात सेक्रम प्रोमोन्टरी के सामने स्थित होता है। ठीक है। बी है, इस स्थिति में फीटस का ऑक्सीपिट पेल्विस के आगे की ओर अर्थात जो है सिम्फाइसिस प्यूबिस के सामने स्थित होता है। तो यही राइट आंसर होगा कि ऑक्सीपिटो एंटीरियर के बारे में सत्य यही है कि यह जो है फीटस के ऑक्सीपिट पेल्विस की आगे की ओर अर्थात सिम्फाइसिस प्यूबिस के सामने स्थित होता है। ओके। 50 नंबर है माय डियर, देखिएगा, निम्न में से फीटस के प्रेजेंटेशन को बताने के लिए प्रायः कौन सी टर्म का यूज नहीं किया जाता है। माय डियर ध्यान दीजिएगा आप लोग, इधर कहता है कि निम्न में से फीटस के प्रेजेंटेशन को बताने के लिए प्रायः कौन सी टर्म का यूज नहीं किया जाता है। ब्रीच का, सेफली का, सोल्जर का, एब्डोमेन का। तो एब्डोमेन का उपयोग नहीं किया जाता है फीटस के प्रेजेंटेशन को बताने के लिए। ठीक है। बाकी सब का सोल्जर, सेफलिक, ब्रीच ये सब का किया जाता है, एब्डोमेन का नहीं किया जाता है। यानी एब्डोमेन वाला भाग जो है प्रस्तुति में नहीं होता है। बाकी सोल्जर हो सकता है, सेफलिक हो सकता है, ब्रीच हो सकता है, लेकिन एब्डोमेन नहीं आता है कभी भी। तो यह प्रेजेंटेशन का जो है नहीं हो सकता है टर्म में यूज। ओके। बाकी सारा चीज़ें मैंने बता दिया। कुल 50 प्रश्न आज हम लोग कंप्लीट कर लिए और यह हमारा जो है आपका 6ठा वीडियो था और इस प्रकार से आपका आज 300 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। तो देख लीजिए 6 वीडियो 300 प्रश्न कर दिए। अब ये 300 प्रश्न जब कर दिए हैं ना, आप एग्ज़ाम में जाइएगा तो इस 300 प्रश्न में से 20 क्वेश्चन एकदम आएगा, 110% आएगा। 110% आपके 100 में से 20 क्वेश्चन अभी तक के हिसाब से रहेगा। चाहे चाइल्ड हेल्थ से पूछे, किसी से पूछे, मैं इतना बता दिया हूँ कि 20 क्वेश्चन इस 300 में से कहीं से भी पूछेगा आप बना दीजिएगा। ठीक है। ये है। मगर लेकिन आप एग्ज़ाम तक हमारे साथ बने रहते हैं, एएनएम के एग्ज़ाम तक, तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप 80+ जो है मार्क्स करके आइएगा। ठीक है। और 80+ अगर आप मार्क्स करके आते हैं तो जॉब होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरिट वाला बात नहीं है, यहाँ पे अब जॉब कंपटीशन की बात है। तो बने रहिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से कल।